हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है टीचर की, उसके बारे में। ठीक है, हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में समझेंगे। फिलहाल में मैं इस पूरे नोटिस को जो कि एक साथ रिलीज़ किया गया है, तो हम इसको पूरा एक साथ ही समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि सारी चीज़ें आपको भी बहुत ही आसानी से समझ में आ सके और सब कुछ आसानी से क्लियर हो सके, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स यूट्यूब पर फैलाए जा रहे हैं। तो उन सभी डाउट्स से बचने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से पढ़ा है और उसे निकाल करके लाया हूँ आपके लिए, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विज्ञापन संख्या। विज्ञापन संख्या क्या है? 26/2023। ठीक है, इससे आपको कुछ खास लेना देना नहीं है। जिससे आपको लेना देना है वो है 1,70,461 पद। ठीक है, यानी 1,70,461 जो पोस्ट आई हैं, इसके लिए आपको आवेदन करना है और इसी में आपको फाइट करना है। ठीक है, अब इनमें से ये वैकेंसी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी 1,70,461 वैकेंसीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है हमारा वो है प्राइमरी का, दूसरा जो है वो है सेकेंडरी का, और तीसरा जो पार्ट है वो है हमारा हायर सेकेंडरी का। ठीक है, तो 1,70,461 वैकेंसीज़ को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 3 पार्ट्स में वैकेंसी डिवाइडेड है। ठीक है, अब हर एक सेक्शन में कितनी वैकेंसी आ रही है, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्शन की, यानी कि प्राथमिक विद्यालय की, तो प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग कौन सा है? 1 से लेकर 5 तक, यानी 1 से 5 तक का अगर आपको अध्यापक बनना है तो आपको प्राइमरी का एग्ज़ाम देना होगा। और इसमें वैकेंसी कितनी है? 79,943 हैं। अप्रॉक्स मान के चलिए कि 80,000 पद इसमें दिए हैं। ठीक है, श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग की बात करें तो विद्यालय अध्यापक के रूप में आपको दिया जाएगा अराजपत्रित, यानी कि आप गैजेटेड ऑफिसर नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वेतनमान आपको कितना मिलेगा? तो 25,000 आपका मूल वेतन है। इसके अलावा जो डीए मिलेगा, टीए मिलेगा, वो अलग है। ठीक है, इसके अलावा स्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान्य, इसके अलावा जो आपकी एनपीएस है यानी न्यू पेंशन स्कीम है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो पेंशन है वो दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा और आगे अगर हम बढ़ें तो परिचयमान अवधि, यानी इस अवधि को हम कहते हैं प्रोबेशन पीरियड। तो प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो 2 वर्ष का है। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो व्यवहार है या जो आपकी चीज़ें हैं, अगर वो उनको 2 वर्ष में समझ में नहीं आती हैं, ठीक है, संतोषजनक आपको नहीं पाते हैं वो, तो क्या होता है, परीक्षा अवधि को क्या कर देते हैं, 1 वर्ष का विस्तार और दे दिया जाएगा। यानी आपका जो प्रोबेशन पीरियड है नॉर्मली वो 2 साल का है, लेकिन अगर आप उसमें संतोषजनक प्रदर्शन नहीं करते हैं तो आपका जो प्रोबेशन पीरियड है उसे 1 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। एक चीज़ और यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आप प्रोबेशन पीरियड के दौरान कुछ गड़बड़ करते हैं तो आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल मान कर ना चलें कि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो आपको जॉब मिल गई है। ठीक है, जॉब आपकी परमानेंट 3 साल के बाद ही होगी, या प्रोबेशन पीरियड अगर 2 साल का है तो 2 साल के बाद होगी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं जो बिहार की वैकेंसी आई हुई है, उस वैकेंसी में क्या आपके पास अर्हताएं होनी चाहिए जिससे कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। ठीक है, ये जो पुराना नोटिस था उसमें ये बात कही गई थी, लेकिन बाद में एक नोटिस निकाल करके इस बात को फोकस किया गया कि बिहार राज्य का निवासी, स्थायी निवासी होना कंपलसरी नहीं है। अगर आप किसी अन्य हिस्से में भी रहते हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इसके लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, यानी क्या क्या अर्हताएं आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसे समझेंगे। अगर हम बात करें विद्यालय अध्यापक जो 1 से 5 तक के लिए है, तो उसके पास आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पहले बात करते हैं न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो। ठीक है, यानी 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए। साथ ही साथ आपने जो भी बीटीसी कर रखा है, बीएलएड, डीएलएड, जो भी कोर्स कर रखा है जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए ज़रूरी होता है, अगर आपके पास वो है तो आप उसके लिए एलिजिबल है। दूसरा पॉइंट है न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, यानी उच्चतर माध्यमिक का मतलब क्या हुआ, यानी 12th में आपके पास कितने मार्क्स होने चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ प्राइमरी एजुकेशन में आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, उसमें भी साथ में क्या लिखा हुआ है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमन 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।
ठीक है। तो जो भी आपके पास है वो अप्लाई इसमें हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ उच्चतर माध्यमिक, यानी कि आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए किसमें, 12th में, तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, ठीक है। यानी आपने क्या कर रखा है, BLED कर रखा है 4 वर्ष का, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी शिक्षा शास्त्र आपके पास BEd होना चाहिए, वो भी किसमें, स्पेशल एजुकेशन में अगर आप हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, आपने स्नातक कर रखा हो और इसके साथ साथ आपका द्विवर्षीय प्राइमरी एजुकेशन में डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र, यानी BEd है आपका और आप स्नातक हैं, प्लस 50% अगर मार्क्स हैं दोनों में आपके, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, अगर इनमें से कोई भी अर्हता आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, न्यूनतम अगर आपके पास 55% अंकों के साथ आपने स्नातकोत्तर यानी कि PG कर रखा है और साथ ही 3 वर्षीय एकीकृत BEd और MAd कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके काम के नहीं हैं। बस ये मान लीजिए जब आपको जॉब मिल जाएगी उसके बाद आपको एक ब्रिज कोर्स करना होगा जो कि 6 माह का होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा वो आपको बाद में समझना है, अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंधित उपबंध। सबसे पहला जो है हमारा, केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा, यानी आपके पास इंटर होना चाहिए, साथ ही साथ हाई स्कूल होना चाहिए, या तो वो केंद्र सरकार का हो सकता है या फिर वो राज्य सरकार का हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसके अलावा अगर आपने डिग्री कर रखी है तो डिग्री आपकी कहाँ से मान्य होगी, यानी केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त हैं वहाँ से अगर आपने कर रखी है तो वो मान्य होगी। इसके अलावा NCTE के नियम हैं वो भी आप पर लागू होते हैं, ठीक है। तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए, इंटर होना चाहिए। अगर आप प्राइमरी के लिए जा रहे हैं तो आपके पास BLED हो सकता है, ठीक है, BEd हो सकता है, DLED हो सकता है या BTC हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, हम उसे ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक। पहला पॉइंट है इसमें, प्रारंभिक शिक्षक के लिए आपके पास CTET पेपर 1 होना चाहिए और बिहार का TET होना चाहिए पेपर 1 का, ठीक है। यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, या तो CTET पेपर 1 है या फिर आपके पास बिहार TET का पेपर 1 क्लियर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए STET पेपर 1 होना चाहिए। STET सुपर टेट नहीं है, STET से मतलब है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसका अगर आपका पेपर 1 क्लियर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर हम बात करें उच्च माध्यमिक की तो उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपके पास सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। उत्तीर्ण हूँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये आपके पास फॉर्म भरने के समय में उत्तीर्ण होने चाहिए। जब आप फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है आपसे ये इसका रोल नंबर भी मांगा जाए, ठीक है। इसलिए ये आपके पास उत्तीर्ण होने चाहिए पहले से ही, ठीक है। तो आपके पास जो CTET है या जो आपका बिहार TET है या आपका जो सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो पहले ही उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट आता है जिसने बहुत सारा कन्फ्यूजन फैला रखा है वो ये है कि क्या अगर हम BEd के लास्ट सेमेस्टर में हैं या अगर हम लास्ट सेमेस्टर में हैं किसी भी कोर्स के तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं। तो हाँ, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, यहाँ पॉइंट पर वही लिखा हुआ है। आपको मैंने कल भी समझाया था, मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ। शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हों एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हों तथा शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकते हैं, बशर्ते शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाए, ठीक है। यानी यहाँ पर आप जो BEd कर रहे हैं, ठीक है, BLED कर रहे हैं, DLED कर रहे हैं या BTC कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, उसके एग्ज़ाम 31/8/2023 से पहले हो जाने चाहिए, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या रखा है कि अगर
ज़रूरत पड़ी तो हम आपसे क्या मांगेंगे, आपका प्रमाण मांगेंगे कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो आपके 31/8/2023 से पहले हो चुके हैं, इसका प्रमाण आपको देना होगा। ठीक है, अब इसके लिए वो क्या मांग सकते हैं, आपके एडमिट कार्ड आपसे मांग सकते हैं आपका। ठीक है, परीक्षा फल सहित शैक्षणिक अर्हता संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर ससमय उपलब्ध कराना होगा एवं सत्यापनोपरांत उनका प्रशिक्षण अर्हता मान्य होगी। ठीक है, और आपसे जब मांगा जाएगा तो आपको वो देना पड़ेगा और उसके बाद आप इसके लिए मान्य हो जाएंगे। ठीक है, तो परेशान ना हो, आप आराम से फॉर्म भरें। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आप बिल्कुल ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया हुआ है, उस उदाहरण को अगर आप समझ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगी। इसमें लिखा हुआ है वर्ग 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों एवं सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण हों परंतु प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हैं भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे। ठीक है, यानी अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी परीक्षा का आयोजन कब हो जाना चाहिए, 31/8/2023 से पहले हो जाना चाहिए। आपके पास सीटेट होना ज़रूरी है, पहले से ही आप सीटेट पास हों। और बीएड में किस सेमेस्टर में हैं, अगर आप बीएड के सेमेस्टर प्रणाली में हैं तो लास्ट सेमेस्टर में होना चाहिए, अगर आप ईयरली वाली प्रणाली में हैं तो आप लास्ट में होने चाहिए। लेकिन शर्त क्या है कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो 31/8/2023 से पहले हो चुके हों। अगर इससे लेट आपका एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम भी जाता है तो आपका जो आवेदन है उसे निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा आयु सीमा पर बात कर लेते हैं। आयु सीमा में सभी पदों के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के लिए कट ऑफ तिथि क्या रखी गई है, 1/8/2023 से ही क्या किया जाएगा, कट ऑफ निर्धारित की जाएगी, यानी कि एज की, यानी इससे आपकी एज लगाई जाएगी। यानी इससे 18 साल पहले अगर आप हैं तो आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो प्राइमरी के लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, 18 वर्ष मिनिमम आयु रखी गई है। ठीक है, जबकि जो माध्यमिक शिक्षक हैं और उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं उसके लिए क्या रखी गई है, उसके लिए 21 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो जो चयन प्रक्रिया होने वाली है वो कैसी होने वाली है, लिखित परीक्षा के आधार पर होने वाली है। इसमें आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और जो आपका एग्जाम होगा वो कैसा होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आपका होगा। ठीक है, पेपर किस तरीके से कराया जाएगा, साथ ही साथ सिलेबस क्या होने वाला है हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। जल्दी ही उस पर वीडियो आएगी, वेट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने आज बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको मिला हुआ है तो आप हमें व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें क्योंकि बहुत मेहनत से सारी वीडियोज़ बनाई जा रही हैं आपके लिए।